Yes. So hello everyone. In this video, we are going to discuss Plus 2 JEE Mains Test 62 Paper 2. So let us begin with the very first question. It says, limit x approaching to 0, log of cos 8x minus sin 5x upon sin 7x. This limit equals. तो लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले हम इसकी फॉर्म चेक करेंगे. एज x इज अप्रोचिंग 0, ये क्वांटिटी किसको अप्रोच कर रही है? 1 को. ये क्वांटिटी 0 को. तो न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है. सिमिलरली डिनोमिनेटर वो भी 0 को अप्रोच कर रहा है. तो 0/0 फॉर्म इट इज. एंड 0/0 फॉर्म की हैंडलिंग आप कैसे करते हो? लॉपिताल्स रूल की हेल्प से. तो लॉपिताल्स रूल के लिए आप क्या करोगे? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दैट इज 1 अपॉन cos 8x माइनस sin 5x इंटू इसका डेरिवेटिव cos 8x का डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी माइनस sin 8x इंटू 8 माइनस sin 5x का डेरिवेटिव आएगा cos 5x इंटू 5 अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज cos 7x इंटू 7 ये आएगा. और इसकी हम लेंगे लिमिट x अप्रोचिंग 0. अब आप देख लेना एज x अप्रोचेस 0, ये क्वांटिटी किसको अप्रोच कर रही है? ये क्वांटिटी किसको अप्रोच कर रही है? सीधा आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिमिट x अप्रोचिंग 0 x क्यूब साइन 2/x क्यूब इक्वल्स. तो ये लिमिट पता लगानी है. फॉर्म चेक करेंगे सबसे पहले. एज x अप्रोचिंग 0, x क्यूब अप्रोचेस 0 एंड एज x अप्रोचेस 0 दिस क्वांटिटी अप्रोचेस इंफिनिटी. साइन का आर्ग्यूमेंट इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ये क्वांटिटी 0 को अप्रोच कर रही है. तो ऐसी लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए हमने कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट तो नहीं पढ़ा, बट आपने देखा है ऐसी लिमिट्स इवैल्यूएट करने के लिए हम सैंडविच थ्योरम का यूज कर लेते थे. तो यहां करके देखते हैं. भाई सैंडविच थ्योरम लगानी है तो पहले सैंडविच बनाओ. सैंडविच बनाने के लिए भाई साइन ऑफ दिस एंगल हमें दिख रहा है. साइन ऑफ सम एंगल -1 से 1 के बीच में होता है. साइन 2 अपॉन एक्स क्यूब लाई करेगा -1 से 1. अब हमें इस फंक्शन का सैंडविच बनाना है तो हमें एक्स क्यूब चाहिए होगा. तो कर दूं एक्स क्यूब मल्टीप्लाई. इनइक्वालिटी है तो देख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. भाई अगर एक्स क्यूब पॉजिटिव हुआ तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, एल्स चेंज हो जाएगी. अच्छा, व्हाट अबाउट एक्स क्यूब पॉजिटिव और नेगेटिव? x इज अप्रोचिंग टू 0. अब अगर x 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो एक्स क्यूब पॉजिटिव होगा, और अगर लेफ्ट से कर रहा है तो नेगेटिव होगा. इसका मतलब आपको फर्दर केसेस बनाने पड़ेंगे. मतलब बाय लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट. एंड दूसरा केस when limit x cube sine of 2/x cube as x approaching 0 from positive side. ठीक है.
तो अब इस केस में लिमिट आप इजिली निकाल सकते हो भाई, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना चाहते हो और एक्स क्यूब नेगेटिव नंबर है, तो यहां आएगा माइनस एक्स क्यूब, यहां आएगा एक्स क्यूब, यहां आएगा एक्स क्यूब साइन 2/x क्यूब, साइन ऑन इक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, एंड इस इनइक्वालिटी को मैं ठीक करके लिखूं तो वो ये आ जाएगी। ठीक है, तो फंक्शन का सैंडविच प्रिपेयर हो गया, एंड इसकी लिमिट निकालने के लिए हम इनकी लिमिट से निकाल के देखें पहले। अच्छा, इसकी लिमिट एज एक्स इज अप्रोचिंग 0, इसकी लिमिट 0, इसकी और इसकी लिमिट बराबर आई, तो इसकी लिमिट एज एक्स अप्रोचेज 0 वो 0 के बराबर ही होगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल ली है, वो 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट आप निकाल के देख लेना। ठीक है, आगे हो ही गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेट gent of tan x from 13 pi by 2 to 33 pi by 2। अब ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है, तो सबसे पहले इसमें देखा लिमिट्स बुरी सी आ रही है, तो पहले लिमिट्स को सिंप्लीफाई कर ले। अच्छा, लिमिट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए फंक्शन को ऑब्जर्व किया, कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक विद अ पीरियड ऑफ पाई। भाई आप x को पाई प्लस एक्स से रिप्लेस कर दो, फंक्शन विल रिमेन द सेम, इसका पीरियड पाई है। अब इसकी हेल्प से, भाई ये पीरियोडिक फंक्शन है, आप लिमिट्स कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। भाई आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, लिमिट्स में हम पीरियड के इंटीग्रल मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बोलो कौन सा मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करें। भाई लोअर लिमिट को देखा, ये तो 6 पाई के पास है, तो मैं 6 पाई सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो 6 पाई सब्ट्रैक्ट किया, ये आएगा π/2 और ये आएगा 33 पाई माइनस 12 पाई, 21 π/2 gent of tan x। अब लिमिट्स कुछ सिंप्लीफाई तो हुई, क्या हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, और प्रॉपर्टीज भी तो पढ़ी है आपने, और क्या पढ़ी है भाई, इन लिमिट्स में से आप कोई रियल नंबर भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सच दैट पहली बात यहां पे 0 बनना चाहिए, तो 0 अगर बनाना है तो π/2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये बन जाएगा 0 और 21 π/2 माइनस π/2 विल गिव मी 10 पाई। यहां 0 बनना चाहिए एक चीज, दूसरा यहां पीरियड के इंटीग्रल मल्टीपल्स बनने चाहिए और वो बन रहे हैं, तो ठीक है प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करें भाई, इसका पीरियड पाई था एंड इंटीग्रल 0 से 10 पाई लिखा हुआ है, तो कितने साइकिल्स लिखे हुए हैं, 10 साइकिल्स। इसको मैं लिख सकता हूं 10 टाइम्स 0 to पाई दिस इंटीग्रल। अब ये इंटीग्रल इवैल्यूएट कर लो, कैसे करोगे भाई, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज, 0 से a जैसी लिमिट्स है, क्या करें, रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स, तो ये इंटीग्रल अगर I है तो नया इंटीग्रल I ही होगा, और वो होगा 10 टाइम्स 0 से पाई जेंट ऑफ tan पाई माइनस एक्स माइनस tan x। इसके बाद आप इन दोनों को ऐड करते हो, कर दो, 2i आया, 10 कॉमन, होल इंटीग्रल 0 to पाई जेंट ऑफ tan x
प्लस जेंट ऑफ माइनस tan x। हाँ जी, ये बन गया। अब ये बन रहा है जेंट ऑफ y प्लस जेंट ऑफ माइनस वाई जैसी चीज। ये किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। ऑफ कोर्स व्हेन y यानी कि tan x इज नॉट एन इंटीजर, एंड अगर tan x एक इंटीजर हुआ तो ये सब 0 के बराबर होता है, बट वो कुछ पॉइंट्स के लिए होगा, आइसोलेटेड पॉइंट्स जिनको हम बोल देते हैं। तो उनको छोड़ के बाकी केसेस में ये इंटीग्रल -1 बनेगा। तो -1 की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई कर लेना, आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब एक चीज का ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में हमने ये एज्यूम करके वर्किंग की है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो एक फाइनाइट आंसर देगा आपको, ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, द डोमेन ऑफ फंक्शन implicitly defined by the relation x square plus 9y square equals 12 is। तो फंक्शन की डोमेन पता लगानी है, मतलब values of x for which y is a real number। तो x की वैल्यूज पता लगानी है जिसके लिए y एक रियल नंबर हो। तो y रियल नंबर देखने के लिए पहले y निकाल ले। तो y स्क्वायर आएगा, यहां से नजर आ रहा है 12 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9। तो y आया प्लस माइनस रूट 12 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9। बोलो y रियल नंबर कब होगा? व्हेन क्वांटिटी इनसाइड द स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 5, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy plus y dx equals x raised to power 5 y cube dx। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, एंड हमारा सबसे पहला मेथड रहता है बाय यूजिंग डिफरेंशियल्स। तो कोई ऑब्जर्वेशन देखो, लेफ्ट साइड में x dy प्लस y dx लिखा है, ये क्या होता है? This is differential of x into y, and right side में as it is। तो हमने इसको डिफरेंशियल की हेल्प से लिख लिया। अब कर दें इंटीग्रेट? अभी नहीं कर सकते, यहां डिफरेंशियल ऑफ x है तो उसके साथ फंक्शन ऑफ x ही हो सकता है सिर्फ, और कुछ नहीं। बट अभी y क्यूब आ रहा है तो y क्यूब हटाना पड़ेगा। कैसे हटाऊं भाई? दोनों तरफ डिवाइड कर दो y क्यूब से, बट उससे यहां पे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई है तो इसके नीचे क्या आ सकता है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो y क्यूब से डिवाइड करने में गड़बड़ है, तो सोचो किससे डिवाइड करें कि नीचे फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्रिएट हो। किसे करें? एक्स वाई होल क्यूब से। ठीक है, देखो वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल हुआ, एक्स क्यूब से कैंसिलेशन करोगे तो यहां एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर डीएक्स बन गया, एंड यहां डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई के साथ फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ गया। अब क्या करें? नाउ यू कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। इसकी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, इसकी इंटीग्रेशन, इसको माना u, तो du बाई यू क्यूब, u की पावर -3 की इंटीग्रेशन u की पावर -3 + 1 -2 अपॉन -2 एंड ऑफ कोर्स प्लस c भी आएगा। ठीक है, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6,
लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स इंटीग्रल 0 to x square cos root t dt for x belonging to open interval -pi to pi, then f of x has, तो फंक्शन के मैक्सिमा मिनिमा की बात करनी है, ऑप्शंस पढ़ के पता चल ही रहा है। अब मैक्सिमा मिनिमा पे जाना है तो आपको फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डेरिवेटिव, तो पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अब ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फंक्शन में देखो इंटीग्रल ऑफ g ऑफ t फ्रॉम 0 to x स्क्वायर आ रहा है। ऐसा सा एक फंक्शन होता है एरिया फंक्शन, जिसका डेरिवेटिव आपको आता है, बट एरिया फंक्शन होता है g ऑफ t फ्रॉम 0 to x। यहां आ रहा है x की जगह x स्क्वायर, तो बोलो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करोगे? चेन रूल। सो x स्क्वायर को मन में माना u, तो f डैश ऑफ x क्या आएगा आपका? भाई इसको u माना है तो इंटीग्रल g ऑफ t फ्रॉम 0 to u, उसका डेरिवेटिव g ऑफ u, इसमें t की जगह रखोगे u, दैट इज x स्क्वायर, तो cos ऑफ रूट x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव आया 2x, ये बन गया cos ऑफ मॉड x। अब आगे बढ़ने के लिए आप इस मॉड को हटाओगे। अब मॉड भाई या तो प्लस से खुलेगा या माइनस से खुलेगा, तो यहां पे प्लस एक्स या माइनस एक्स आ सकता है, बट जो भी आए बाहर तो कॉस है, एंड कॉस ऑफ प्लस माइनस एक्स, उसने कॉस एक्स ही बनना है, चाहे आप प्लस वाला केस लो चाहे माइनस वाला केस लो। तो मैं इसको सीधा लिख लूं 2x cos x। बस अब यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेना, मैक्सिमम मिनिमा देख लेना कहां पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ f of x is a periodic function such that f of x plus 1 plus f of x minus 1 equals 0 for all x belonging to reals, then period of f of x is, f of x पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड पता करना है। अब पीरियड पता करने के लिए ये कंडीशन दी है, ऐसी कंडीशन से पीरियड तक कैसे पहुंचे? बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है भाई? f of x अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? f of x plus t will be equal to f of x। तो हमें यहां से चल के ऐसी कंडीशन फॉर्म करनी है, तो पीरियड अपने आप पता चल जाएगा। अब ये कंडीशन है क्या भाई? दिस होल्ड्स फॉर ऑल रियल x। आप x को जो मर्जी पुट कर दो, क्या पुट करें भाई? कंडीशन में हमें f of x चाहिए, तो हम x को कुछ ऐसा पुट करेंगे जिससे यहां f of x क्रिएट हो, तो क्या पुट करें? देखो x माइनस 1 नजर आ रहा है, अगर मैं x की जगह x प्लस 1 रख दूं तो f of x बन जाएगा। तो मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं x प्लस 1 से, तो ये बना f of x प्लस 2 प्लस ये बन गया f of x प्लस 1 माइनस 1, दैट इज f of x। बोलो बन गई कंडीशन? नहीं। क्यों? इन दोनों का सम आ रहा है 0, यहां से ऐसी कंडीशन तो नहीं बनेगी। डिफरेंस होता तो बात और थी, बट अभी तो हम नहीं पहुंचे, तो क्या करें? देखो f of x तो क्रिएट हुआ एटलीस्ट, एंड आगे बढ़ने के लिए हमें क्या बताए? दैट दिस कंडीशन होल्ड्स
फॉर ऑल रियल एक्स। तो हम इसमें भी x को कुछ भी पुट कर सकते हैं। क्या पुट करें? देखो एफ ऑफ एक्स तो हमें चाहिए, एक्स्ट्रा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 क्रिएट हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, मैं x को x प्लस 2 से रिप्लेस करके देखता हूं, जस्ट अ ट्रायल। तो x को x प्लस 2 से रिप्लेस किया, ये बना एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 2 एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है? अच्छा, क्या इससे कोई फायदा हो रहा है? हो गया। क्या है? यहां भी एफ ऑफ एक्स प्लस 2, यहां भी एफ ऑफ एक्स प्लस 2। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फायदा हो रहा है। कर दो, ये तो कैंसिल हो गया, बचा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल 0। आ गया ऐसी क्वांटिटीज का डिफरेंस। एंड यहां तक पहुंच गए तो इस पर पहुंच गए आप। एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल एफ ऑफ एक्स। सो द पीरियड इज 4। यस, क्वेश्चन नंबर 8। लिमिट n approaching infinity n plus 1 into n plus 2 and so on up to 5n upon n raised to power 4n whole raised to power 1 by n। ये लिमिट इवैल्यूएट करनी है। अब देखो कितनी खतरनाक सी लिमिट है। n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, इस क्वांटिटी में n आ रहा है सारी जगह, फिर पावर में भी n आ रहा है। कैसे हैंडल करें? देखो, एक चीज तो है, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल जैसी चीज है, इसकी हैंडलिंग तो आपने सीखी हुई है। वेरिएबल की बार वेरिएबल आ जाए कैसे हैंडल करते हो? लॉग लेके। तो वहीं से ट्राई करते। मैं क्या करता हूं, मैं इसको कुछ मान लेता हूं, से y n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 एंड सो ऑन 5n अपॉन n रेज टू पावर 4n की होल पावर 1 बाय n। अब लॉग लेना है तो log y, it will be log of n plus 1 into n plus 2 so on up to 5n upon n raised to power 4n की होल पावर 1 by n। फायदा, ये पावर बाहर आ जाएगी। तो चलो, कुछ तो आसान हुआ, पावर से वेरिएबल हटा दिया हमने। आगे क्या करें? अब ये लिमिट सोचने के लिए कोई डायरेक्टली तो आइडेंटिफिकेशन हो नहीं रही, क्या करें। बट आपने अब एक रिजल्ट पढ़ा है लिमिट्स का, लिमिट एज अ सम। याद है रिजल्ट? इट सेज लिमिट n approaching infinity 1 by n summation f of r by n, r varies from 1 to n, this is equals to integral 0 to 1 f of x dx। ये रिजल्ट आपने पढ़ा। तो हम इस रिजल्ट की एप्लीकेशन भी सोच सकते हैं यहां पे। सोचे, देखो, रिजल्ट लगाने के लिए सबसे पहले तो समेशन चाहिए, मतलब सम। अब यहां पर सम बनता हुआ दिख रहा है आपको भाई, हमें तो लॉग दिख रहा है। अब लॉग p बाई क्यू जैसी चीज है। लॉग p जब मैं करूंगा तो सम तो क्रिएट होगा, बट डिफरेंस भी क्रिएट होगा।
वो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं सिर्फ सम क्रिएट हो। तो उसके लिए क्या करूं, इस क्वांटिटी को ऑब्जर्व करो जरा ध्यान से, कुछ नजर आ रहा है? देखो न्यूमरेटर में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहां पे n+1, देन n+2, अगले में n+3 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या होना चाहिए, n+4n। इसको भी वैसे ही लिख लो। ठीक है, अच्छा ऊपर कितनी टर्म्स लिखी हुई है, 4n, एंड नीचे भी n की पावर 4n है, नीचे 4n टाइम्स n पड़ा हुआ, फायदा उठाओ इस चीज का। n आप सेपरेट कर दो हर टर्म के साथ, हर टर्म के साथ मतलब दिस अपॉन n, दिस अपॉन n, एंड सो ऑन। हर एक टर्म के साथ आप लिख दोगे तो ये आ जाएगा इस वे। क्या फायदा हुआ, टर्म्स का प्रोडक्ट क्रिएट हुआ सिर्फ, एंड बाहर लॉग लगा हुआ है। अब सिर्फ टर्म्स का सम क्रिएट होगा। ठीक है, तो उसके लिए भाई log y इक्वल्स 1/n, ये होगा log ऑफ n+1/n प्लस log ऑफ n+2/n प्लस log ऑफ एंड सो ऑन, लास्ट टर्म आएगी n+4n/n। ठीक है, तो सम तो क्रिएट हुआ, बट मुझे तो इस फॉर्म में लिखना है, और समेशन में आ रहा है फंक्शन ऑफ r/n, फंक्शन r/n बनाना है अभी। तो वो बनाने के लिए मैं हर टर्म को बेटर करके लिख सकता हूं, दिख रहा है ये कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं 1+1/n, अगली टर्म को 1+2/n, सिमिलरली लास्ट टर्म को 1+4n/n। लिख लिया? तो क्या आपको यहां से फंक्शन ऑफ r/n नजर आ रहा है? देखो log y इक्वल्स 1/n, इसको लिखना है समेशन की हेल्प से, तो समेशन डाल देता हूं मैं, और यहां पे लिखता हूं log ऑफ, देखो 1 प्लस तो आएगा ही, फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, लास्ट में 4 है, तो इन जनरल r आएगा, उसके नीचे n ही आना है, वो डेफिनेट है, एंड r विल वेरी फ्रॉम 1 to 4n। अब ये फंक्शन ऑफ r/n आपका बन गया, एंड अब ये रिजल्ट लगाने के लिए, इनफैक्ट अब ये रिजल्ट नहीं लगेगा, आपको दिख गया होगा 4n तक जा रहा है ना, तो अब रिजल्ट लगेगा ये वाला r वेरीज फ्रॉम 1 to kn वाला, एंड जब ये होता है तो आंसर क्या मिलता है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to k, रेस्ट रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो वो रिजल्ट हम लगाना चाहते हैं, बट अभी उसके लिए हमें इसकी लिमिट लेनी है, तो लिमिट ले लो, लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी log ऑफ y इक्वल्स लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी 1/n समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to 4n log ऑफ 1 प्लस r/n। ठीक है, तो ये तो बन गया सीधा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4 f ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ r/n है, तो f ऑफ x क्या होगा, log ऑफ 1 प्लस x। ठीक,
अब बचा ये, इसमें लिमिट ऑफ log ऑफ y है एंड log बीइंग अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो आप लिमिट को अंदर लेके जा सकते हो। तो log ऑफ लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी ऑफ y। अब क्वेश्चन इज ओवर। ये इंटीग्रल निकाल लेना, ये कोई फाइनाइट वैल्यू देगा आपको एंड log ऑफ दिस आएगा। ठीक है, बट आपको तो ये लिमिट निकालनी है, इसका log नहीं निकालना। तो आपको log हटाना है, तो log हटाने के लिए बेस में e है, तो ये लिमिट किसके बराबर आ जाएगी, e रेज टू द पावर जो भी कांस्टेंट इस इंटीग्रल से मिलेगा। कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये इंटीग्रल निकालने के लिए दिख रहा है फंक्शन इज अ रैशनल फंक्शन, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे, बट इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाओगे तो दिख रहा है 4 अननोन्स आएंगे। तो हम कुछ बेटर कर सकते हैं, भाई सारे ही फंक्शन में x स्क्वायर नजर आ रहा है, तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन बेटर फॉर्म में बना सकता हूं x स्क्वायर को कुछ सब्स्टिट्यूट करके, एंड सब्स्टिट्यूशन ओनली फॉर द सेक ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। x स्क्वायर को मैं मान लेता हूं y, तो फंक्शन है आपका y अपॉन 3y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 4। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। वैसे तो आप बना सकते हो a अपॉन 3y माइनस 4 प्लस b अपॉन y प्लस 4, बट आपने फास्ट पेस पे वर्किंग सीख ली है, तो फास्ट पेस पे बनाते हैं। भाई डिनोमिनेटर है 3y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 4। तो पार्शियल बनाने के लिए आप क्या करते हो, न्यूमरेटर को इन क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो। तो ये क्वांटिटीज क्या है, देखो 3y माइनस 4 और y प्लस 4। चलो इनकी हेल्प से आपने y बनाना है, बना दो। भाई कांस्टेंट टर्म तो नहीं चाहिए, -4 + 4 नहीं चाहिए, ऐड कर दो, कांस्टेंट टर्म हट गई। बट 4y बना, हमें y चाहिए, 4 को कंपनसेट करना है, कर लो 1/4। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनी, 1/4 बाहर, यह आएगा दिस अपॉन दिस विल बी 1 अपॉन y प्लस 4 प्लस दिस अपॉन दिस विल बी 1 अपॉन 3y माइनस 4। बन की पार्शियल, करते रहना। क्वेश्चन नंबर 10, the differential equation of family of circles having center on y-axis and radius 4 units is। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पता लगानी है, तो पहले तो हम फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन पता लगाएंगे। अब फैमिली है क्या, इट इज द फैमिली ऑफ ऑल दोज सर्कल्स whose center lie on y-axis and radius is 4। so one such circle would be, भाई सेंटर ये और रेडियस 4 से दिस इज 4 यूनिट्स दिस सर्कल। सिमिलरली भाई और कोई सर्कल बना लो, सेंटर यहां ले लो, रेडियस 4 का ये सर्कल बना सकते हो, तो सेंटर यहां ले लेना, रेडियस 4 का ये सर्कल बना सकते हो, सेंटर यहां ले लेना, रेडियस 4 का सर्कल यहां भी बना, एंड सो ऑन। इस फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन पर जाना है। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले फैमिली की इक्वेशन लिखें। तो उसके लिए मैंने फैमिली का एक जनरल एलिमेंट कंसिडर कर लिया और मुझे लिखनी है इसकी इक्वेशन। नाउ दिस इज अ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन के लिए सेंटर और रेडियस चाहिए। रेडियस 4 है, सेंटर वाई एक्सिस पर लाई करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, k टाइप के। इक्वेशन लिख लो, x - 0 होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स 4 स्क्वायर। फैमिली की इक्वेशन आ गई। डिफरेंशियल इक्वेशन में जाना है तो डिफरेंशिएट करोगे। अब कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक बारी से ही हमारा काम हो जाएगा। डिफरेंशिएट किया 2x प्लस 2 इंटू वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 0। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपने हटाना होता है, तो हटाने के लिए y माइनस के यहां से निकाल लो और ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो। ठीक है, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट 1-1 फंक्शंस फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट आर। तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस पता लगाने हैं, तो एरो डायग्राम से आइडिया लगाते हैं। भाई फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड सेकेंड सेट में एलिमेंट्स हैं 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15। 1-1 फंक्शंस, तो क्या करोगे भाई? इस सेट के एलिमेंट्स को इनके साथ एसोसिएट करोगे, कीपिंग इन माइंड दैट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। सो बेसिकली अंडर दिस कंडीशन हम जितने डिफरेंट वेज में इनको एसोसिएट कर पाएंगे उतने डिफरेंट 1-1 फंक्शन हमें मिलेंगे। तो हम एसोसिएशन स्टार्ट करते। भाई 2 को एसोसिएट करना है, तो 2 को एसोसिएट करने के कितने डिफरेंट वेज हैं? भाई 2 को 3 के साथ भी कर सकते हो, 4 के साथ भी कर सकते हो, 7 के साथ, किसी के भी साथ कर सकते हो। सो देयर आर 7 डिफरेंट वेज टू एसोसिएट 2। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 को एसोसिएट करना है। अच्छा, 3 को एसोसिएट करने के, अब ध्यान से 1-1 मैपिंग्स की बात कर रहे हो, तो 2 को अगर आपने 7 से एसोसिएट कर दिया होगा से, तो 3 को आप 7 से एसोसिएट नहीं कर सकते। सो 3 को एसोसिएट करने के 6 डिफरेंट वेज होंगे। अच्छा, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग 5 को एसोसिएट करने के अब 5 डिफरेंट वेज होंगे। 7 को एसोसिएट करने के 4 होंगे, 11 को एसोसिएट करने के 3 होंगे। मल्टीप्लाई कर लो, डिफरेंट 1-1 फंक्शंस मिल गए। क्वेश्चन नंबर 12, इफ इंटेग्रल dx by x plus x raised to power 10 equals k of x, then integral x raised to power 9 over x plus x raised to power 10 equals, ये इंटेग्रल k of x दिया हुआ है, ये इंटेग्रल पता लगाना है। एंड ऑप्शंस को अगर आप देखो तो सभी आंसर्स में आपको k of x चाहिए। तो ये इंटेग्रल इन टर्म्स ऑफ kx आ जाएगा अगर आप ये इंटेग्रल इवैल्यूएट यूजिंग दिस इंटेग्रल करो। अब वो कैसे? भाई इस इंटेग्रल में और इस इंटेग्रल में डिनोमिनेटर तो सेम है, अगर इसका यूज करना है तो न्यूमरेटर में 1 चाहिए होगा। हमारे पास तो x की पावर 9 आ रहा है, तो x की पावर 9 हटाना पड़ेगा। क्या करें? देखो नीचे भी दिख रहा है x की पावर 9 क्रिएट हो रहा है, तो पहले वो कर ले। x की पावर 9 ओवर x कॉमन 1 प्लस x की पावर 9। अब ऊपर हम चाहते हैं ये हट जाए। यह हटाने के लिए अगर मैं डिनोमिनेटर जैसी टर्म ऊपर क्रिएट कर लूं तो फायदा हो सकता है। तो उसके लिए 1 प्लस x की पावर 9 चाहिए, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये एक टर्म। एंड जैसे ही सेपरेट करोगे फर्स्ट बनेगा 1 बाय x
माइनस सेकेंड बनेगा 1/x इंटू 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 9। अब 1/x की इंटीग्रेशन सबको आती है, ये इंटीग्रेशन इट इज नथिंग बट दिस ओनली, x को कर लो मल्टीप्लाई, तो k ऑफ x आ गया। ठीक है, इंटीग्रेट करके यू विल गेट द आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 13, इफ 3a प्लस 4b प्लस 6c प्लस 12d equals 0, then the cubic equation ax cube plus bx square plus cx plus d equals to 0 has at least one root in closed interval 2 to 3, has at least one root in 0 to 1, at least one root in 3 to 5, none of these। तो हमें इस इक्वेशन के रूट की बात करनी है। इनफैक्ट रूट निकालना नहीं है, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट की बात करनी है। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस ऑफ अ रूट की बात हम कैसे कर सकते हैं? देखो, आपने एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर की बात ऑलरेडी कुछ रिजल्ट्स में की हुई है, जैसे रोलेस थ्योरम। याद करो, रोलेस थ्योरम क्या कहती थी? If a function is continuous in the closed interval, differentiable in the open interval, f of a equals f of b, then there exists a value of c for which f dash of c will be equal to 0। यही होता है। अच्छा, और भी होती है कई बात मीन वैल्यू थ्योरम में। यहां आप क्या कहते हो भाई? अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे, देन देयर एग्जिस्ट अ c फॉर विच इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इक्वल्स एवरेज रेट ऑफ चेंज। f dash of c equals f of b minus f of a upon b minus a। ठीक है। अच्छा, एक रिजल्ट आपने और भी पढ़ा था अभी लेटेस्ट, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अच्छा, ये रिजल्ट क्या कहते हैं भाई? अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ओवर अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, f of a पे कुछ वैल्यू है, f of b पे कुछ वैल्यू है, then there will exist points in the interval which will cover the intermediate values। ठीक है, तो ये तीनों रिजल्ट में आप एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर की बात करते हो। क्वेश्चन राइज, हम कौन सा रिजल्ट यूज करें? देखो, हमें रूट की बात करनी है। रूट मतलब जिसपे वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 हो जाए। फंक्शन की वैल्यू 0, सोचो कहां पे होगा? रोलेस थ्योरम। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू यूज रोलेस थ्योरम है। अब रोलेस थ्योरम के लिए सबसे पहले तो फंक्शन चाहिए। अब इसके रूट्स की बात करनी है तो यही ले लो फंक्शन आप, है ना भाई? यही करेंगे। आंसर इज नो। क्यों भाई? रोलेस थ्योरम क्या कहती है भाई? अगर एक फंक्शन रोलेस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी जिसपे डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 होगा। आप चाहते हो इस इक्वेशन का रूट हो, तो ये क्या होना चाहिए? ये डेरिवेटिव होना चाहिए फंक्शन का, फंक्शन नहीं।
ठीक है, तो सोच लो ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, किसका होगा, लिख लो, ax की पावर 4/4 प्लस bx क्यूब बाय 3 प्लस cx स्क्वायर बाय 2 प्लस bx प्लस e। इंटीग्रेट कर दिया इसको, वही किया। ठीक है, तो फंक्शन तो हमें मिल गया। अब हमें चाहिए एक क्लोज्ड इंटरवल जिस पे हम थ्योरम लगाना चाहते हैं, वो कौन सा हो। भाई ऑप्शंस में 3 एक इंटरवल की तो बात हो ही रही है, 2 to 3, 0 to 1, 3 to 5। किसका यूज करें? देखो उसका आइडिया लगाने के लिए आपको ये कंडीशन भी तो दी है। देखो इसमें क्या आ रहा है, 3a 4b 6c 12d, ऐसी टर्म्स नजर आ रही है कहीं आपको? बिल्कुल आ रही है। इसमें एलसीएम ले लो, यही कुछ बनेगा। लो जरा एलसीएम, एलसीएम इज 12, यहां आया 3a x to power 4 प्लस 4b x क्यूब प्लस 6c x स्क्वायर प्लस 12dx प्लस 12e। 3a 4b 6c 12d बन गया। ठीक है, अच्छा अब इसका यूज करना है तो फंक्शन में x को क्या पुट कर दो, 1। तो f ऑफ 1 चेक करो क्या आया, 3a प्लस 4b प्लस 6c प्लस 12d प्लस 12e। ये सारा तो हो गया 0। 12e अपॉन 12 इज e। तो f ऑफ 1 पे वैल्यू e आई। इसका अगर यूज करना है तो एक चीज तो पक्का है कि एक एंड पॉइंट इंटरवल का आपको 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड ऑप्शन में एक ही ऐसी चॉइस है 0 to 1 वाली। तो आप अब 0 पे वैल्यू निकाल के देख लो, फंक्शन की वैल्यू 0 पे, f ऑफ 0, सारा कुछ 0 हो गया, 12e/12 बनेगा विच इज इक्वल टू e। चलो जी बन गई बात। फंक्शन ये रहा, या इसको कह लो क्लोज इंटरवल आपका हो गया 0 to 1। यूलर थ्योरम एप्लीकेबल है? बिल्कुल है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन दिस क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, and f of a equals f of b also. So there will definitely exist a point C in this interval for which the derivative of this function, that is this, will be equal to 0. ठीक है, और वो C जो होगा वो इस इक्वेशन का रूट ही होगा। All right, next question number 14. A function f of x is such that 3 times integral f of t dt from log 3 to x minus 1 equals e raised to power x f of x. Then हमें पता लगाना है कि f of x किसके इक्वल होगा। अब f of x पता लगाने के लिए इस कंडीशन का यूज करोगे। जब इस कंडीशन में ये इंटीग्रल इन्वॉल्व हो रहा है, चेक करो ये क्या है, एरिया फंक्शन। अब यहां एरिया फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है तो कैसे प्रोसीड कर सकते हो? भाई हमें तो एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव आता है, तो डिफरेंशिएट करके प्रोसीड करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड। इसका डेरिवेटिव आएगा 3 into f of x, that is f of x, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव e raised to power x। ये आ गया। अब इस इक्वेशन में आप देखो, आपको f of x पता लगाना था, इसमें f dash of x भी आ रहा है। So it is an equation involving derivatives. So this is a differential equation. बेटर करके लिख लो,
एफ ऑफ एक्स को अगर मैं y मान लूं तो दिस इज 3y इक्वल e रेज टू पावर x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू e रेज टू पावर x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास और हम f ऑफ x तक पहुंचना चाहते हैं, मतलब y तक। कैसे पहुंचे? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके। सॉल्विंग के लिए पहला मेथड यूज ऑफ डिफरेंशियल्स, तो पहले डिफरेंशियल्स अलग कर लो, तो ये आएगा 3y dx इक्वल e रेज टू पावर x dy प्लस y इंटू e रेज टू पावर x इंटू dx। कोई ऑब्जर्वेशन? e की पावर x का डिफरेंशियल ये रहा, y का डिफरेंशियल ये रहा, तो ये क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशियल ऑफ e रेज टू पावर x इंटू y और यहां 3y dx। अब इसको डिफरेंशियल कर लिया, डिफरेंशियल लिख लिया अगर, तो इंटीग्रेट कर दूं? अभी नहीं कर सकता, यहां डिफरेंशियल ऑफ x आ रहा है तो इसके साथ y नहीं आ सकता, y हटाना है तो y से डिवाइड कर दो। बट यहां डिफरेंशियल ऑफ e की पावर x इंटू वाई आ रहा है तो इसके साथ फंक्शन ऑफ e की पावर x इंटू वाई आना चाहिए। तो y से तो डिवाइड नहीं कर सकते, किससे डिवाइड करूं कि फंक्शन ऑफ e की पावर x इंटू वाई बने? e की पावर x इंटू वाई से। सो 3y dx ओवर e की पावर x इंटू वाई इक्वल डिफरेंशियल ऑफ e की पावर x इंटू वाई ओवर e की पावर x इंटू वाई। ये कैंसिल हुआ एंड अब दिख रहा है इंटीग्रेशन इजीली कर लेंगे। इसकी इंटीग्रेशन आई 3e की पावर माइनस x अपॉन -1 और इसकी इंटीग्रेशन, तो इसको u मानोगे, इसको u मानोगे तो ऊपर du है, du बाई u की इंटीग्रेशन log mod u ऑफ कोर्स प्लस c। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व तो कर ली, पर अभी हमारा आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां c आ रहा है। ये तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बट ऑप्शंस में हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ c। c निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कर्व पे एक पॉइंट। अब सोचो, कर्व तो आपका ये था, इससे कौन सा पॉइंट आपको पता चल रहा है? देखो ऐसा पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करता हो। अब ऐसे ढूंढने बैठोगे इस इंटीग्रल को देखते हुए तो नहीं मिलेगा, तो इस इंटीग्रल को आपको गायब करना पड़ेगा। कैसे गायब करो भाई? लोअर लिमिट log 3 है, अपर लिमिट भी log 3 हो जाए तो ये 0 बन जाएगा। तो हम x को पुट कर देते हैं log 3। x को log 3 पुट किया, ये बन गया 0, यहां बचा -1, ये आया e रेज टू पावर log 3 इंटू f ऑफ log 3। अब e की पावर log 3 मीन्स मीन्स 3, तो f ऑफ log 3 आ गया -1/3। अच्छा, f ऑफ log 3 मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, log 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू। सो y आपको मिल गया -1/3। ये पॉइंट इसमें पुट कर देना, c की पर्टिकुलर वैल्यू आएगी और c की अगर वैल्यू आ गई तो कर्व तक आप इजीली पहुंच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, इफ I इक्वल्स इंटीग्रल 0 to √2 dx अपॉन 4 plus x raised to power 6 and a less than I less than b, then order to a, b is। तो ये इंटीग्रल a से b में लाई कर रहा है, आपको a और b पता लगाना है। अब इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट ही कर लो, पता चल जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है
कि हम इसको इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। x की पावर 6 आ रहा है और डेरिवेटिव वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा, तो इवैल्यूएट नहीं कर सकते, तो आप एस्टिमेट कर लो। एस्टिमेट करने के लिए या तो इसको किसी फंक्शन से कंपेयर करोगे या आप इसकी रेंज निकालोगे। फंक्शन सोचना मुश्किल होता है, रेंज से चलते हैं हम। तो x हमें पता है 0 से √2 वैल्यूज ले रहा है, और इसको मैं मान लेता हूं y, तो मुझे y की वैल्यूज देखनी है एंड इसकी रेंज आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे ये सीधा भी निकल जाएगा, आप कैलकुलस का भी यूज कर सकते हो और सीधा भी निकल सकते हो। भाई x ये वैल्यूज ले रहा है, तो x की पावर 6 कौन सी वैल्यूज लेगा, 1 + x की पावर 6 कौन सी वैल्यूज लेगा, उसका रेसिप्रोकल, देन y की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। वहां से चल लेना, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, let f of x and g of x be differentiable functions on -infinity to infinity. Let f dash of x and g dash of x denote derivatives of f of x and g of x respectively. If f of 0 is 5/2, g of 0 is 1/2, f dash of 0 is 6 and g dash of 0 is 2, then the value of limit x approaching 0 to f of x square plus 4x minus 5 over 2g of 2x minus 1, ये लिमिट इवैल्यूएट करनी है। अब इसे इवैल्यूएट करने के लिए दो वेज है, बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। पहला वे, भाई हमने फॉर्म चेक करी, 0/0 फॉर्म है, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, भाई हमें यूज करना है f डैश ऑफ 0 g डैश ऑफ 0 का। अच्छा, f डैश ऑफ 0 मतलब अगर f डैश ऑफ 0 2 के बराबर है तो आपको पता है दैट लिमिट h approaching 0 f of 0 plus h minus f of 0 upon h, ये लिमिट 6 के बराबर होगी, फर्स्ट प्रिंसिपल। सिमिलरली g डैश ऑफ 0 अगर 2 के बराबर है तो लिमिट h approaching 0 g of 0 plus h minus g of 0 अपॉन h, ये 2 के बराबर होगी। तो हमें इन लिमिट्स का यूज करना है। अब अगर इनका यूज इस लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए करना है तो देखो भाई f फंक्शन तो आ रहा है यहां पे, अब f ऑफ h है यहां पे, यहां f ऑफ दिस के साथ 2 आ रहा है। अगर इसका यूज करना है तो इसको क्रिएट करोगे, यहां पे क्रिएट करना है तो 2 हटाना पड़ेगा। 2 हटाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो 2 से, लिमिट x अप्रोचिंग 0, तो f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5/2 ओवर g ऑफ 2x माइनस 1/2। f के साथ कांस्टेंट 1 बन गया, इनफैक्ट g के साथ भी 1 बन गया। अब हमें चाहिए यहां पे f ऑफ 0, वो तो मैं लिख ही सकता हूं, 5/2 f ऑफ 0 ही है, एंड सिमिलरली 1/2 g ऑफ 0 ही है। अब रह गया नीचे h, मतलब जो यहां पर है वही नीचे चाहिए। यहां पर x स्क्वायर प्लस 4x है, वो इसके नीचे चाहिए, तो न्यूमरेटर को आप डिवाइड कर दो x स्क्वायर प्लस 4x से, एंड मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी मुझे जो यहां पर है वो यहां चाहिए होगा। 2x है तो इसके नीचे 2x चाहिए, तो मैं डिनोमिनेटर को
2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, अब दिख रहा है जैसे ही मैं लिमिट सेपरेट करूंगा, ये लिमिट क्या आंसर देगी? 6, और ये लिमिट क्या आंसर देगी? 2। ये 6, ये 2, ये तो ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट दीज 2? ये उनसे भी आसान है। ऊपर से देखो x कॉमन आ रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां तो 2 बचा, एंड एज x अप्रोचेज 0, x प्लस 4 अप्रोच करेगा 4 को, सो आंसर वुड बी 6 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 2। 6 इज द आंसर। मेथड 2, भाई अब कोई कह सकता है जब आपने फॉर्म चेक ही कर ली थी 0 बाय 0 फॉर्म है, तो इस पे l'Hopital जरूर लगा देते, लगा दो। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2f डैश ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x इंटू इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव 0। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2g डैश ऑफ 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, एंड इसकी लिमिट एज x अप्रोचेज 0। तो दिस लिमिट इज सेम एज दिस, इसको इवैल्यूएट कर लो। वैसे 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं यहां पे, एंड आगे एक और 2 कैंसिल हो रहा है, एंड एज x इज अप्रोचिंग 0, ये किसको अप्रोच कर रहा है? g डैश ऑफ 0 को, g डैश ऑफ 0, तो डिनोमिनेटर विल अप्रोच 2। सिमिलरली एज x अप्रोचेज 0, दिस विल अप्रोच 0, दिस विल अप्रोच f डैश ऑफ 0, f डैश ऑफ 0 इज 6 इंटू x प्लस 2, और एज x अप्रोचेज 0, ये 2 को अप्रोच कर रहा है, आंसर इज 6। ठीक है, एंड नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन अ केस स्टडी। व्हाट इज इट? अ वायरस इज स्प्रेडिंग rapidly in a small village with a population of 100. The rate of spread of virus is proportional to the product of number of people who have the virus and the number of people who don't have the virus. Suppose that 20 people had the virus initially and 25 had it after day 1. Then you have to answer the following questions. First question में number of people having virus after 2 days, then number of days after which half the population will have the virus, then the rate at which virus is spreading at t equals to 0, and if the graph of number of healthy people is drawn with respect to time, then area under the curve. तो क्वेश्चन पढ़ के ये क्लियर हो रहा है कि अगर आप नंबर ऑफ पर्सन्स दैट हैव बीन इन्फेक्टेड का रिलेशनशिप विद टाइम निकाल लो, विद टाइम इन नंबर ऑफ डेज, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हो। ठीक है, तो सोचते हैं वो रिलेशनशिप कैसे आएगा। अब वो कहते हैं वायरस इज स्प्रेडिंग रैपिडली इन अ स्मॉल विलेज विद अ पॉपुलेशन ऑफ 100. Rate of spread of virus means किस रेट से नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका यूज करने के लिए मैं मान लेता हूं लेट number of persons infected at time t is n.
ठीक है, तो रेट ऑफ स्प्रेड ऑफ वायरस क्या हुआ, dN by dt, and this is proportional to number of persons who have the virus, that is N, into number of persons who don't have the virus, और टोटल है 100, 100 माइनस N, इसका मुझे यूज करना है। तो यहां से प्रिसाइज रिलेशनशिप बना तक पहुंचे। अब प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है, उसको हटाने के लिए dN by dt will be equal to k times n into 100 minus n। अब n और t में रिलेशनशिप चाहिए और उसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती दिख रही है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तरीका वेरिएबल सेपरेबल, तो dN by n into 100 minus n equals k dt, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो पार्शियल फ्रैक्शन पास पेज पे, मैं इनका सम ऑब्जर्व किया 100 है, ऊपर 100 में क्रिएट कर लेता हूं, क्रिएट किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। अब इस 100 को लिख लूं 100 माइनस n प्लस n, इसको माना एक टर्म, एंड दिस अपॉन दिस विल गिव मी इंटीग्रल 1 अपॉन n माइनस दिस अपॉन दिस विल बी 1 अपॉन 100 माइनस n, इसका इंटीग्रल। तो इसका इंटीग्रल दिख रहा होगा आपको, 1 बाय n का इंटीग्रल होता है log mod n, क्योंकि n नंबर ऑफ पर्सन है वो पॉजिटिव ही होगा, मॉड नहीं लिख रहा मैं, माइनस इसका इंटीग्रल होगा log mod 100 माइनस n अपॉन माइनस 1। ध्यान से लीनियर आ रही है n की जगह, तो कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे n के तो -1 आएगा, तो यहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, नहीं मैंने गड़बड़ की ना, यहां प्लस आना था, तो यहां प्लस था, एडिशनली माइनस आएगा तो यहां माइनस आएगा, सॉरी, एंड दिस इज इक्वल टू KT प्लस C। अब इस 100 को यहां से गायब कर देते हैं, $100 KT plus 100 into some constant will be some new constant, say C dash। So n और t में रिलेशनशिप तो आया, बट अभी कुछ अननोन्स है, इनको डिटरमिन करना है। तो उसके लिए हमें क्या पता है, that 20 people had the virus initially मतलब t equals to 0 पे n 20 है, तो यहां भी मॉड की जरूरत नहीं है, तो n को 20 पुट कर दो, तो log 20 माइनस log 80, t को 0 पुट किया तो यह आया C डैश। तो C डैश क्या आया, log m माइनस log n, log m by n log 1/4। ठीक है, अब आपको चाहिए k, उसके लिए बोला है that 25 people had the virus after day 1, तो t equals to 1 पे n 25 है, पुट कर दो, log 25 माइनस log 75 इक्वल्स 100k प्लस C डैश, वो log 1/4 आया था अभी अभी, तो इसकी भी वैल्यू निकाल लो, वही log 25 by 75 will be log 1/3, log 1/3 minus log 1/4 will be log 4/3, and k आपका आ गया 1/100 log 4/3। ठीक है, 1/3 हाँ ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, k और C डैश की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, मेरे को प्रिसाइज रिलेशनशिप मिल गया।
c डैश की जगह log 1/4 एंड k की जगह ये, तो 100k की वैल्यू log 4/3, तो ये आ गया t टाइम्स log 4/3। ये आ गया आपका रिलेशनशिप। अब आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। पहले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पीपल हैविंग द वायरस आफ्टर 2 days, तो t इक्वल टू 2 पे n निकालना है, t को 2 पुट कर देना, n निकल जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विल हैव द वायरस, तो t निकालना है, और कब निकालना है, जब n क्या हो जाए 50, टोटल पॉपुलेशन इज 100, तो हाफ इज 50, वो भी आप निकाल लोगे। 19 में कहता है रेट एट विच द वायरस इज स्प्रेडिंग एट टाइम इक्वल्स 0, तो dn/dt निकालना है। अच्छा, कब निकालना है, जब t इक्वल्स टू 0, तो dn/dt था क्या, वो तो ये था। अब यहां तो कहीं टाइम आता ही नहीं, हाँ, बट t इक्वल टू 0 पे आपको n जरूर मिल जाएगा, ठीक है, वो आपको इस रिलेशन से मिल जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे n की वो पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लेना एंड वो रेट में पुट कर देना। n की वैल्यू पता होगी, k आपने ऑलरेडी निकाल लिया है log 4/3, तो रेट ऑफ स्प्रेड आ जाएगा आपका when t equals to 0। देन क्वेश्चन नंबर 20 में वो कहता है if the graph of number of healthy people p is drawn with respect to time, then the area under the curve from t equals to 0 to t equals to 1। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर ग्राफ ऑफ हेल्दी पीपल, इस पे मैं t ले रहा हूं, टाइम ले रहा हूं, इस पे मैं नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन ले रहा हूं, उसका ग्राफ हम प्लॉट करें, से ऐसा में कुछ आया, तो t इक्वल 0 से t इक्वल्स टू 1 पे आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है। अब ये एरिया अंडर द कर्व आप कब निकाल सकते हो, जब p और t में आपको रिलेशनशिप मिल जाए, ठीक है ना। तो p और t में रिलेशनशिप लाने के लिए आपको तो n और t में रिलेशनशिप पता है, तो p को इन्वॉल्व कर लो भाई, p इज द नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन, तो अगर n नंबर ऑफ इंफेक्टेड पर्सन है, p नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन है, तो इनमें रिलेशन, इनका सम 100 है टोटल पॉपुलेशन। तो p और t में रिलेशन के लिए n को रख दो आप 100 माइनस p, माइनस लॉग ऑफ 100 माइनस n, दैट इज नथिंग बट p, इक्वल्स t log 4/3 प्लस log 1/4। ठीक है, हाँ, अभी एक दिक्कत है, आपको p एज अ फंक्शन ऑफ t लिखना पड़ेगा, तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे एरिया अंडर द कर्व के लिए। तो वो आप इजीली लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो लॉग वाली टर्म्स कंबाइन कर ले, तो लॉग ऑफ 100 माइनस p बाय p इक्वल, यहां भी लॉग वाली टर्म्स का सम है, बट यार t दिक्कत क्रिएट करेगा, तो इस t को आप पावर में ले जाओ और इन दोनों का सम कर लो, तो आएगा लॉग ऑफ 4/3 की पावर t इंटू 1/4। log x equals log y implies x equals y, so 100 minus p upon p equals 4/3 की पावर t इंटू 1/4। तो यहां से p एज अ फंक्शन ऑफ t आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देना फ्रॉम 0 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इफ लिमिट x approaching infinity x plus 1 upon x minus 2 raised to the power 3x minus 1
equals e raised to power k, then write the value of k. k की वैल्यू पता लगाने के लिए ये लिमिट निकालनी पड़ेगी। अच्छा, लिमिट को ऑब्जर्व करो जरा, x इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, तो न्यूमरेटर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, पावर भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है। ये तो कोई अजीब सी फॉर्म है, बट देखो पावर इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, ऐसी एक फॉर्म हमें हैंडल करनी आती है 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी वाली, ये हम हैंडल कर लेंगे। बट इसके लिए बेस शुड अप्रोच टू 1। अच्छा चेक करो भाई, x इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है, तो अगर मैं x से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा 1 प्लस 1 बाय एक्स, 1 माइनस 2 बाय एक्स, एंड एज x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी बेस विल अप्रोच 1 ओनली। डेफिनेटली यही वाली फॉर्म है, ठीक है। एंड इसको हैंडल करने का एक रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज लिमिट 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाय एक्स एज एक्स अप्रोचेज 0, दिस इज इक्वल टू e। तो हम रिजल्ट लगा देते हैं, बट रिजल्ट कब लगेगा जब समथिंग अप्रोचेज टू 0, समथिंग अप्रोचेज टू इंफिनिटी है। क्या करूं भाई, अगर x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1 बाय एक्स 0 को अप्रोच करेगा, तो 1 बाय एक्स को पुट कर दो y, तो यहां आया, या x को पुट कर दो 1 बाय y, वो भी कर सकते हैं। तो यहां आया y इज अप्रोचिंग टू 0, और x को पुट किया है तो ये आ जाएगा 1 बाय y प्लस 1 ओवर 1 बाय y माइनस 2, 3 बाय y माइनस 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो लिमिट y अप्रोचिंग 0, ये बना 1 प्लस y ओवर 1 माइनस 2y, और ये बन जाएगा 3 माइनस y अपॉन y। अब ये वही वाली फॉर्म है, एंड अगर रिजल्ट लगाना है तो इसको 1 प्लस समथिंग लिखना है, तो 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस 2y माइनस 1, 3 माइनस y ओवर y। तो ये बन गया लिमिट y अप्रोचिंग 0, 1 प्लस, ऊपर बनेगा 1 प्लस y माइनस 1 प्लस 2y, दैट इज 3y अपॉन 1 माइनस 2y की होल पावर। ऑफकोर्स ये है, बट रिजल्ट लगाने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो मैं क्रिएट कर लेता हूं 1 माइनस 2y ओवर 3y, एंड ऑफकोर्स साथ में ये तो रहेगा ही, एंड क्योंकि इसको क्रिएट किया है तो कंपनसेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाय एक्स बन गया, इसका रिजल्ट हमें आता है, तो इसको इकट्ठा कर लो, और ये बना 1 प्लस 3y ओवर 1 माइनस 2y की पावर 1 माइनस 2y बाय 3y की होल पावर, ये क्या आया 9 माइनस y ओवर 1 माइनस 2y। लिमिट y is approaching to 0. Now as y approaches 0, this will approach e, and this will approach 9. So this will approach e raised to power 9. So k is equals to 9. Question number 22. Integral differential of x cube plus 1 over root of x cube plus 8 equals f of x plus c. If f of 0 is 4 root 2, then write the value of f of 1. तो बेसिकली f of x पता लगाना है, उसके लिए ये इंटीग्रल पता लगाना है।
अब इंटीग्रल में देखो, डिफरेंशियल ऑफ x की बजाय डिफरेंशियल ऑफ x क्यूब प्लस 1 आ गया। ऐसी इंटीग्रेशन नहीं हमें आती है। हमें आती है अगर डिफरेंशियल ऑफ x ऊपर आता हो तो वो क्रिएट कर लो। भाई डिफरेंशियल ऑफ x क्यूब प्लस डिफरेंशियल ऑफ 1, डिफरेंशियल ऑफ x क्यूब क्या होगा? 3x स्क्वायर dx, एंड डिफरेंशियल ऑफ 1 वो 0 होगा अपॉन रूट ऑफ x क्यूब प्लस 8। अब कर लो ये इंटीग्रेशन, कर लेना, you will get the answer. Question number 23. If f of 2 equals g of 2 equals 15 and their nth derivative f power n of a g power n of a exist and are not equal for some n, then this limit x approaching to f of 2 g of x minus f of 2 minus g of 2 f of x plus g of 2 upon g of x minus f of x is equals to k, then write the value of k by 5. ये लिमिट इवैल्यूएट करनी बेसिकली। उसके लिए भाई लिमिट में फॉर्म चेक करी, वो 0/0 आ जाती है एंड कुछ वैल्यूज इन्वॉल्व हो रही है जिनकी वैल्यूज हमें पता है। पुट करो, तो यहां पुट करोगे 15 आएगा, यहां भी 15 आएगा, यहां भी 15 आएगा, यहां भी 15 आएगा, तो 15 तो कॉमन ही आ गया। लिमिट के बाद लिमिट x अप्रोचिंग 2, बचा क्या? g of x minus 1 minus f of x plus 1 अपॉन g of x minus f of x। -1 और +1 कैंसिल हो गए। लो, तो क्वेश्चन ही बड़ा आसान है। अब क्या करूं? कर दो कैंसिल, कर दो। एज x इज अप्रोचिंग 2, दिस विल अप्रोच g of 2 means this will approach 15. Similarly, this will approach f of 2, that is 15. So this will approach 15, this will approach 15. अगर ये 15 को अप्रोच कर रहा है, ये 15 को अप्रोच कर रहा है, तो इनका डिफरेंस 0 को अप्रोच कर रहा है। सिमिलरली डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो आप कैंसिल कर सकते हो। आंसर इज 15। क्वेश्चन नंबर 24, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x minus 5 into x minus 1 plus gent of x equals 0. So number of solutions पता लगाने, एंड इस इक्वेशन में पॉलिनोमियल और जेंट दोनों आ रहे हैं। तो ऐसी इक्वेशन के से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम ग्राफिकली पता लगाते हैं। तो उसके लिए जेंट ऑफ एक्स को एक तरफ रखा, बाकी टर्म को दूसरी तरफ। दोनों के ग्राफ्स बनाएंगे। सबसे पहले जेंट का बना लेते हैं। एंड सो ऑन। अब चलो, तो सबसे पहले 0 से 1 में जेंट 0 होता है, देन 1 से 2 में 1 होता है, देन 2 से 3 में एंड सो ऑन। Similarly on this side, and on this side also. Now इसका ग्राफ पॉलिनोमियल जिसके फैक्टर्स ही दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली ये ग्राफ 1 से पास करेगा,
एंड 5 से पास करेगा, 1 2 3 4 5। एंड पैराबोला है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव आने वाला है, तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा, इन दो से पास करेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारा कंसर्न है, तो थोड़ा प्रिसाइज बनाएंगे हम ग्राफ को। उसके लिए हम इस पैराबोला का वर्टेक्स देख लेते हैं। वर्टेक्स के लिए आप क्या करोगे भाई, पैराबोला है x² - 6x + 5, इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट, तो 2x - 6 is 0, x is 3, 3 is the vertex। तो 3 पे इस पैराबोला की वैल्यू भी देख लेते हैं, तो -2 और +2 बन गया, और यहाँ 2, तो 4 बन गया, तो 3 पे वैल्यू 4 आएगी, 1 2 3 4, ये रहा वर्टेक्स। ठीक है, और इससे पास करना है इन दो पॉइंट से। ठीक, तो दिख रहा है कितने पॉइंट्स पे ग्राफ जेंट के ग्राफ को कट करेगा। ऐसा एक ही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जेंट के ग्राफ में नहीं था। ठीक है, सो नंबर ऑफ कंडीशंस इज 1। क्वेश्चन नंबर 25, राइट द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = -mod x - 2 and y = -4 + mod x। तो एरिया देखने के लिए कर्व स्केच कर लो। भाई सबसे पहले ये वाला कर्व आना है, y = mod x, ये आपको पता है ऐसा बनेगा, एंड y = mod x -4 है, तो ये वाला ग्राफ 4 यूनिट्स डाउन शिफ्ट होगा, तो 1 2 3 एंड 4, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, देन ये वाला, तो सबसे पहले y = mod x बनाया इसके लिए भी, फिर x को रिप्लेस करोगे x - 2 से, तो mod x का ग्राफ 2 यूनिट्स राइट शिफ्ट होगा, तो 1 2, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। एंड mod x - 2 का नेगेटिव लोगे तो ये वाला ग्राफ नीचे बन जाएगा, वैल्यूज का नेगेटिव हो रहा है, तो अब ये ग्राफ आपका बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, इनफैक्ट ये हमें सॉलिड बनाना है। So area bounded by the two graphs is this area, and ये एरिया दिख रहा है एक रेक्टेंगल होगा। क्यों भाई, इसको आपने 4 यूनिट्स डाउनशिफ्ट किया, एंड आपको पता है mod x के ग्राफ में ये लाइन y = x, ये y = -x होती है, तो ये 45, ये 45, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। सिमिलरली आपने ये भी जो बनाया है वो इसकी रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस में, इसमें भी ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, क्योंकि इसको ट्रांसलेट किया, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, एंड दे आर पैरेलल लाइंस, ऑल द एंगल्स आर गोइंग टू बी 90 डिग्री। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो भाई, आप ट्राइंगल का एरिया निकालो पहले, उसका डबल कर देना। इंटीग्रल्स की कोई खास जरूरत नहीं है इसमें, तो सीधा आंसर आ रहा है तो हम क्यों इंटीग्रल यूज करें। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको ये दो वर्टिसेस तो देख ही रहे हैं, 2, 0, 0, -4, तो ये वाला और निकाल लेना।
अच्छा, ये वाला ट्रिक कैसे आएगा? इन दो लाइंस की इक्वेशंस को सॉल्व करके वो आप सॉल्व कर सकते हो। आप एक्स पॉजिटिव है इस रीजन में, तो ये वाली लाइन आएगी इसके ग्राफ से एंड ये वाली लाइन आएगी इसके ग्राफ। एक्स 0 से बड़ा है, इनफैक्ट 2 से भी बड़ा है। दोनों केसेस में आप रिडिफाइन कर सकते हो। यू विल गेट दिस पॉइंट, यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हेंस यू विल गेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। All right, so that's all for your discussion. Thank you.